हेलो दोस्तों, जॉब सिक्योर जोन आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक और हम फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ध्वनि। आइए हम सब शुरू करते हैं ध्वनि के बारे में। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, अपना अपनी कॉपी निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ध्वनि कहते किसे हैं। ठीक है, ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। क्या है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिसकी उत्पत्ति कैसे होती है? जब इसकी उत्पत्ति होती है पदार्थ के अणुओं की गति के कारण। जब पदार्थ के कण गति करते हैं ना तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि कहते किसे हैं। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक कंपन है। ठीक है, ध्वनि क्या है? एक कंपन है। इसकी उत्पत्ति जो होती है पदार्थ के अणुओं के गति के कारण होती है। गति के कारण होती है। ध्वनि एक कंपन है। इसकी उत्पत्ति पदार्थ के अणुओं की गति के कारण होती है। यहाँ तक क्लियर है? तब देखिए, मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं हवा ले लेते हैं। ठीक है, हवा एक माध्यम ले लेते हैं। जब क्या करेंगे, इसमें कंपन करेंगे तो इसके पदार्थ क्या है, जितने भी इसके अणु है क्या होंगे? गति करना शुरू करेंगे। जैसे इसके गति करना शुरू करेंगे अणु, तो एक दूसरे में क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? ध्वनि एक कंपन है। इसकी उत्पत्ति पदार्थ के अणुओं की गति के कारण होती है। और जब भी ध्वनि गति करती है तो इसके कण गति नहीं करेंगे। अब इसके कण जो है ना, इसके कण गति नहीं करेंगे। जो इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा, डाइवर्जन उत्पन्न होगा, कल ही विक्षोभ के बारे में बताए थे। तो जिसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा वही गति करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या ध्वनि के कण जो हैं, जो क्या पदार्थ के कण गति करते हैं? तो पदार्थ के कण गति नहीं करते हैं। इसमें क्या पूछता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं गति नहीं करते हैं। तो फिर गति कौन करता है? तो जो इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा ना वही गति करेगा, तो ध्वनि आगे बढ़ती है। तो कौन गति करता है? विक्षोभ गति करता है। कौन सा? विक्षोभ। विक्षोभ क्या होता है? कल बताए थे ना। विक्षोभ के गति के कारण ध्वनि गति करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि एक कंपन है। इसकी उत्पत्ति पदार्थ के जब अणुओं की गति करेंगे तो एक दूसरे में जब टक्कर करेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये पदार्थ के जो कण है ना वो गति करेंगे तो वो गति नहीं करेंगे, उसके कण गति नहीं करते हैं। जो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा, विक्षोभ मतलब होता है डाइवर्जन, उसी के कारण क्या होता है? ध्वनि गति करने लगती है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे ध्वनि, हम लोग कल देखे थे कि ध्वनि कौन सा तरंग है। पढ़े थे कल, याद है? ध्वनि कौन सा तरंग है? बताइए, ध्वनि कौन सा तरंग है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यह कहाँ गति करता है? तो ये गति करता है हवा में। कहाँ? हवा में। हवा में गति करेगा। पानी के अंदर सतह पर नहीं, पानी के सतह पर जो गति करता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ। कल पढ़े थे, जैसे कि कोई पत्थर हम पानी में फेंक रहे थे तो क्या हो रहा था? ऐसे ऐसे गोल गोल होता है, तो ये अनुप्रस्थ हो जा रहा था। लेकिन जो ध्वनि है ये क्या करता है? हवा में गति करता है, पानी के अंदर गति करता है, और कहाँ गति करता है? और किसी भी माध्यम में कर सकता है जिसमें क्या हो? ठोस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे कि ध्वनि के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्वनि के गुण देखते हैं अगले अनुसार। अब हम लोग देखेंगे कि ध्वनि के गुण। ठीक है, ध्वनि के गुण के बारे में देखेंगे कि ध्वनि के गुण कौन कौन से होते हैं। तो ध्वनि का ये जो गुण है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक, ध्वनि के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। कितने? 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? यहाँ ध्यान दीजिए। पहला होता है तीव्रता। क्या? तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कोई ध्वनि तेज सुनाई देती है या धीरा सुनाई देती है। तेज सुनाई दे या धीरा सुनाई दे, तेज सुनाई दे या धीरा सुनाई दे, उसे क्या कहते हैं? तीव्रता। जब ध्वनि क्या होती है? ध्वनि तेज या धीरा सुनाई दे, तेज या धीरा सुनाई दे तो उसे क्या कहेंगे? ध्वनि की तीव्रता। जैसे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई माध्यम है, इसमें हम कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो क्या होगा? इसके ध्वनि आगे बढ़ेगी।
तो यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पे ध्वनि तेज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। अब क्वेश्चन बनता है कि आयाम किसे कहते हैं? तो जो सबसे उच्चतम विक्षोभ होता है ना, जो सबसे ऊपर वाला, इसी को मैक्सिमम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मैक्सिमम जो विस्थापन होता है उसी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मैक्सिमम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। ए से इसको दिखाते हैं। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि जो तेज सुनाई दे या धीरा सुनाई दे उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता। या किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। दूसरा इसका होता है, तीव्रता के बाद होता है तारत्व। क्या होता है? तारत्व। कोई ध्वनि पतली सुनाई देती है, पतली या मोटी, तेज और धीरा कहेगा तो तीव्रता हो जाएगा। कोई ध्वनि पतली सुनाई दे या मोटी, कैसी? पतली या फिर मोटी सुनाई दे तो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि का तारत्व। जैसे क्या होता है कि लड़कियों का आवाज़ या फिर औरतों का आवाज़ क्या होता है? पतला होता है। और जो पुरुषों का आवाज़ होता है कैसा होता है? मोटा होता है। तो किसके कारण होता है? वो तारत्व के कारण। यह किस पर डिपेंड करता है? यह किस पर डिपेंड करता है? यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति। अब समझ आता है कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा ना उसी को क्या कहेंगे? आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसे क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? जितना मतलब कोई ध्वनि पतली सुनाई दे रही है या मोटी सुनाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं? तारत्व बोलते हैं। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। क्या? एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक पूछेगा तो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर अन्य मात्रक पूछता है या व्यवहारिक मात्रक पूछता है तो होता है डेसीबल। क्या होता है? डेसीबेल। क्या होता है? डेसीबेल। या फिर होता है बेल, या फिर होता है नेपर। क्या होता है? नेपर। यहाँ तक समझे? यहाँ तक समझ गए आप लोग? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक है। वही पूछेगा अन्य मात्रक कौन सा होता है? डेसिबल होता है, बेल होता है, या फिर नेपर होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। आगे देखेंगे तीसरा जो इसमें होता है ध्वनि के गुण में, उसका नाम है तारत्व हो गया, तीव्रता हो गया, उसका नाम है क्या बोलते हैं? तीसरा को आप लोग बोल सकते हैं, इसका नाम है गुणता। क्या नाम है? गुणता। गुणता का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्या होगा कि अगर समान आवृत्ति भी हो जाए, ठीक है, समान आवृत्ति भी हो जाए और आयाम भी समान हो जाए और आपको उसमें अगर अंतर करना है तो उसे वो क्या कहेंगे? गुणता। जैसे क्या होता है कि कभी आपके पास कोई फ़ोन आता है अननोन नंबर से, आप बात करते हैं तो बतिया लेते हैं 2-3 मिनट, तब आपको समझ आता है अच्छा हाँ पहचान गई। तो कैसे पहचानते हैं आप? क्योंकि जब आप बात कर रहे थे तो उस व्यक्ति जिससे बात कर रहे थे उसका जो तीव्रता था, उसका तीव्रता यानी कि जो आयाम था, जिसका आयाम जो था और उसकी आवृत्ति थी, उसमें आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, पहचान ही नहीं पा रहे थे कि तीव्रता आयाम तो ये लग रहा है किसी न किसी व्यक्ति का है जिसको हम पहचान रहे हैं। जब आप पहचाने तो पता चल गया कि हाँ ये कौन सा व्यक्ति है। यानी कि आप क्या करेंगे इसे, जब किसी ध्वनि की जब आयाम और आवृत्ति क्या हो? सेम हो, आप उसमें अगर अंतर कर रहे हैं, सेम हो और उसमें आप अगर अंतर करके पहचान ले रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि की गुणता कहते हैं। समान आयाम और समान आवृत्ति में अगर सेम है और उसमें आप अंतर पहचान ले रहे हैं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ध्वनि की गुणता। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, इसका ऐसा ही मात्रक ओवरटोन। क्या होता है? ओवरटोन। मतलब ये डिपेंड किस पे करता है? ऐसा ही मात्रक ये डिपेंड करता है ओवरटोन पे। किस पे? ओवरटोन पे। किस पे डिपेंड करता है? ओवरटोन पे। इसी को हिंदी में कहते हैं अधिस्वरक। क्या कहते हैं? अधिस्वरक। समझ गए? तो अब यहाँ से एक जगह अगर एक स्लाइड में हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। दिख रहा है जी? जो तीव्रता है वो किस पे डिपेंड करता है? आयाम पे। किस पे? आयाम पे।
अगर कहेगा तारतम्य तो किस पे डिपेंड करता है, तो आवृत्ति पे। किस पे? आवृत्ति पे। वही पूछेगा कि गुणता किस पे डिपेंड करता है, गुणता किस पे डिपेंड करता है, तो अधिस्वरक। किस पे? अधिस्वरक पे या फिर ओवर टोन पे। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, तो यही क्वेश्चन पूछता है कि तीव्रता किस पे डिपेंड करता है, तो आयाम पे। तारतम्य किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे। गुणता किस पे डिपेंड करता है, अधिस्वरक या ओवरटोन पे डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है? स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ध्वनि किस पे निर्भर करती है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आगे वाला स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ध्वनि किस पे निर्भर करती है। कोई दिक्कत है जी? चलिए आगे देखेंगे कि ध्वनि किस पे निर्भर करती है। ध्वनि किस पे निर्भर करती है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला होता है तापमान। किस पे? तापमान पे। अगर मान लीजिएगा अगर तापमान आप बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होता है, ध्वनि की चाल होती है जो, वो तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यानी कि जब भी समानुपाती आता है तो इसका अगर वैल्यू तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका वेग भी बढ़ जाएगा। यानी कि जब भी आप तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, उस पर बढ़ जाएगा। यानी कि ताप बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि का वेग बढ़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कितना बढ़ता है, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाते हैं तो ध्वनि की जो चाल है 0.61 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। या फिर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? नहीं। अब दूसरा आता है कि अगर आप मान लीजिए कि दाब बढ़ाते हैं तब क्या होगा, आर्द्रता बढ़ाते हैं तब क्या होगा, प्रत्यास्थता बढ़ाएंगे तब क्या होगा, ध्वनि के अणुओं का भार बढ़ाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो जब अणु के भार बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, अणुओं का भार, अणुओं के भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ध्वनि की जो चाल होती है अणुओं के भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये यहाँ टर्म आता है कि ये भार क्या होता है। जैसे जिस भी तत्व का भार सबसे ज़्यादा होगा, जिसका भार ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की वेग क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अणु भार क्या होता है, यहाँ देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, ऐसे तो होता है 1.008 होता है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, उसको 1 ही मानते हैं। कोई दिक्कत है? 1 मान लेते हैं। तो जिसका अणु भार सबसे ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की वेग क्या होगी, कम होगी। लेकिन हाइड्रोजन का तो सबसे कम होता है, तो सबसे ज़्यादा किसमें अणु की, सबसे ज़्यादा ध्वनि की भार किसमें होगी, हाइड्रोजन में। क्लियर हो रहा है? सबसे ज़्यादा ध्वनि की वेग किसमें होगी, हाइड्रोजन में। वही अगर हम मान लीजिए ऑप्शन देके पूछेगा कि हाइड्रोजन दे देता है, हीलियम दे देता है, ठीक है, लोहा दे देता है, कोबाल्ट दे देता है, दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक क्या होगी, तो आप कोबाल्ट को देख करके या लोहा को देख करके कि बड़ा है तो इसको मार दीजिएगा। ऐसा गलती नहीं करना है। किसको मारेंगे आप लोग, हाइड्रोजन के। क्यों? क्योंकि जिसकी अणुभार सबसे ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, ध्वनि का वेग उसमें कम होगा। लेकिन हाइड्रोजन का अणुभार सबसे कम होता है तो इसमें ध्वनि की वेग सबसे अधिक होगी। यहाँ तक दिक्कत है ना। तीसरा टर्म आता है कि दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब पे। तो दाब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप दाब बढ़ाइए या दाब घटाइए, ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दाब पर क्या होगा, नो चेंज। कोई दिक्कत है? चौथा आता है कि आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। किस पे, आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ाएंगे जब तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत सबको। चलिए अब चौथा देखते हैं, पांचवा, कि प्रत्यास्था पर क्या प्रभाव है। ठीक है, प्रत्यास्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रत्यास्था क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है, चेंज हो जाती है। जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जैसे ही आप बल हटाएंगे फिर वो अपनी स्थिति पर आ जाएगा। गंगों में इसको बोलते हैं घाक। क्या बोलते हैं, जैसे आप उसको ठेकेलेंगे चला जाएगा, और फिर जैसे आप आएंगे फिर वो अपने स्थान पर आगे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था। ठीक है, तो जैसे प्रत्यास्था, जिस वस्तु में प्रत्यास्था ज़्यादा होगी उसमें ध्वनि की वेग ज़्यादा होगी। तो प्रत्यास्था बढ़ाने पर क्या होगा, ध्वनि का वेग भी
बढ़ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? प्रत्यास्थता समझ गए। तो सबसे ज़्यादा किस वस्तु का प्रत्यास्थता होता है? तो क्वार्टज कांच का। किसका? क्वार्टज कांच का। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किसका होता है? क्वार्ट्ज कांच का। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की वेग किस में होगी? क्वार्ट्ज कांच में। उसके बाद होता है इस्पात में। किस में? इस्पात में। अगर ऑप्शन में क्वार्ट्ज कांच ऑप्शन में नहीं देता है तब क्या मारेंगे? इस्पात मारेंगे। यहाँ समझ रहे हैं? पूछेगा कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो क्वार्टज कांच में। अगर ऑप्शन में क्वार्टज कांच नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? इस्पात। अब आता है कि क्वार्टज कांच क्या होता है? इससे मूर्ति बनता है। मूर्ति देखें आप लोग, शीशा का मूर्ति, जैसे कि गणेश जी का मूर्ति है तो ये शीशा का बना हुआ है, तो ये क्या है? क्वार्टज कांच है। या फिर जो आप घड़ी का पेंडुलम देखते हैं नीचे वाला, वो किसका बना होता है? क्वार्टज कांच का। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होगी? क्वार्टज कांच में। उसके बाद इस्पात में। ठीक है। अब आता है कि ध्वनि जो होती है कहाँ पे अधिक होती है, कहाँ पे कम होती है। साधारण बातचीत करेंगे तो ध्वनि कितना होती है, जोर से चिल्लाएंगे तो ध्वनि कितना होगी। WHO ने ध्वनि का मापक कितना तय किया है, भारत सरकार ने कितना तय किया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है जी, यहाँ देख लेते हैं कि चलिए अगर हम साधारण बातचीत करते हैं, कैसा बात करते हैं? साधारण बातचीत। साधारण जो बातचीत करेंगे ना तो इसमें ध्वनि की जो वेग होती है वो 30 से 40 डेसिबल होती है। कितना होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है। अगर वही आप जोर से बात करेंगे, किससे? जोर से बात करेंगे, जोर से, तो इसमें ध्वनि की चाल होती है 50 से 60 डेसिबल। कोई दिक्कत है? डेसिबल को डीबी भी लिखते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई जेट विमान है तो इसमें ध्वनि की चाल कितना होती है? लमसम 100 से 110 या 120 डेसिबल भी हो सकती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। तो इसका जो मापक तय किया वो किया है 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल। WHO कहता है अगर 45 डेसिबल तक आप ध्वनि सुन रहे हैं या यहाँ कोई भी अगर साधन है ध्वनि इतना 45 डेसिबल उत्पन्न कर रहा है तो इसको आप प्रदूषण के क्षेत्र में नहीं मानेंगे। ठीक है। अब भारत सरकार तय किया है कि अगर आप 60 से 70 डेसिबल ध्वनि डेली सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप या बजा रहे हैं या उत्पन्न कर रहे हैं तो आप प्रदूषण की श्रेणी में आएंगे, यानी ये अपराध है। इतना क्या है? अपराध की श्रेणी में आता। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर आप साधारण बातचीत करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल, अगर जोर से बात करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल। अगर आप जेट विमान है जो कि उसका होता है 100 से 110 डेसिबल तक ले। WHO कितना तक है? 45 डेसिबल। अगर भारत सरकार कितना कहा है? 60 से 70 अगर आप करते हैं तो अपराध की श्रेणी में आएंगे। अगला स्लाइड में हम देखते हैं कि डॉपलर प्रभाव जो ध्वनि के बारे में था उसके बारे में। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिए आप लोग। अब डॉपलर प्रभाव के बारे में देखेंगे। डॉपलर जो था ये ध्वनि के बारे में बात किया है और किसके बारे में? प्रकाश के बारे में भी बात करता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि के बारे में देखेंगे कि डॉपलर क्या कहता है। तो एक कहता है डॉपलर प्रभाव। कौन सा? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर था एक वैज्ञानिक था, क्या किया कि इसने एक फार्मूला दिया, F बराबर V प्लस माइनस V0 बटा V प्लस माइनस VS F0। क्लियर है? FS होता है, इसका फार्मूला था। फार्मूला पे है, अगर हम फार्मूला पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जीरो ही होता है। अब यहाँ जीरो और एस का मतलब क्या है इसको देख लेते हैं। तो जीरो यानी होता है ऑब्जर्वर। क्या होता है? ऑब्जर्वर। एस मतलब होता है सोर्स। सोर्स मतलब क्या होता है? श्रोता। श्रोता की श्रोता होता है। ठीक है। ऑब्जर्वर मतलब स्रोत होता है। सोर्स मतलब स्रोत, ऑब्जर्वर मतलब श्रोता। ऑब्जर्वर मतलब श्रोता। श्रोता का मतलब जो सुने, क्या करे? जो सुने। स्रोत मतलब जहाँ से उत्पन्न हो, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। जहाँ जिसको सुनते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? श्रोता बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए आगे। चलिए, इसमें क्या होता है? 6 वो कंसेप्ट होता है, छोटा छोटा आप लोग देख लेंगे। पहला क्या है कि अगर जो सोर्स है, सोर्स यानी कि स्रोत, अगर ये स्रोत जो है अगर रुका हुआ है, कैसा है? रुका हुआ है, जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मान लीजिए कोई बाजा आप रख दिए हैं यहाँ पे, सेट कर दिए हैं, वहाँ से ध्वनि निकल रही है, तो यानी कि वह क्या हुआ है? रुका हुआ है। अब ध्वनि रुका हुआ है, जो श्रोता है वह इसके तरफ आ रहा है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे ध्वनि क्या होगी? इस श्रोता को ध्वनि तेज सुनाई देगी। क्या होगी? ध्वनि तेज सुनाई देगी। कोई दिक्कत है?
जब कोई स्रोत है जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो एक जगह रुका हुआ है और उसके तरफ स्रोत आ जा रहा है तो ध्वनि क्या होगी, तेज सुनाई देगी। देखें आप लोग, जैसे बाजा बजता है, आप जैसे जैसे उसके पास जाएंगे ध्वनि आपको क्या होता है, तेज सुनाई देना शुरू कर देता है। यहाँ तो दिक्कत है। आगे देखते हैं, अगर फिर स्रोत मान लीजिए रुका हुआ है, स्रोत रुका हुआ है, अगर आप इससे दूर जा रहा है स्रोत तो क्या होगी, ध्वनि कम हो जाएगी। अब तो देख ही रहे हैं इसको, कोई दिक्कत है। अब मान लीजिए इसका उल्टा सेम कर दें, अगर श्रोता को क्या कर दें, हम श्रोता को रोक दें, क्या करें, श्रोता को हम रोक दे रहे हैं। अब श्रोता रुका हुआ है और स्रोत उसके तरफ जा रहा है। अब ताली पे बाजा रख दिए हैं, ठीक है, अब बजाते ले जा रहे हैं उसके तरफ। जैसे जैसे उसके पास जाएंगे इसको ध्वनि क्या होगा, तेज सुनाई देगा। कोई दिक्कत है जी। अब फिर से अब क्या करते हैं, स्रोत को, जो स्रोत है, ये श्रोता अभी रुका हुआ है, अब ध्वनि को इधर ले जा रहे हैं, इससे दूर ले जा रहे हैं, तब क्या होगा, धीरा सुनाई देगी। समझ में आ रहा है। अगर पूछेगा कि कोई स्रोत जो है वो रुका हुआ है, श्रोता उसके तरफ आ रहा है तो ध्वनि तेज सुनाई देगी। कोई स्रोत है रुका हुआ है, श्रोता उससे दूर जा रहा है तो ध्वनि कम सुनाई देगी। अगर कोई स्रोत है और श्रोता रुका हुआ है उसके तरफ जा रहा है तो ध्वनि तेज सुनाई देगी। अगर स्रोत है वो रुका हुआ है, स्रोत जो है वो श्रोता से दूर जा रहा है तो ध्वनि धीरा सुनाई देगी। अब चौथा कंसेप्ट आता है, पांचवा, कि अगर दोनों क्या करें, स्रोत और श्रोता एक दूसरे से क्या करें, दूर जाएं, एक दूसरे से क्या जाएं, दूर जाएं, तभी ध्वनि क्या सुनाई देगी, धीरा सुनाई देगी। कोई दिक्कत है जी। जब स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ध्वनि तो अभी क्या सुनाई देगी, धीरा सुनाई देगी। एक और कंडीशन, अगर ऑब्जर्वर है यानी श्रोता है और जो स्रोत है दोनों एक दूसरे की दिशा में ही चले जाएं तब भी क्या होगी, ध्वनि धीरा ही सुनाई देगी। कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ध्वनि का परिवर्तन किसे कहते हैं। समझ गए आप लोग। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा हो गया, ये रुका हुआ था, ठीक है, ये पांचवा, फिर ये छठवा। आगे अब हम लोग देखेंगे कि ध्वनि का परिवर्तन कैसे होता है, प्रतिध्वनि क्या है, अनुरणन क्या है, ठीक है, ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है बेटा, इसको चलिए शुरू करते हैं। डॉप्लर प्रभाव तो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि ध्वनि का परिवर्तन क्या होता है। ध्वनि का परिवर्तन देखेंगे, ठीक है, परावर्तन। जब कभी ध्वनि किसी सतह से टकराकर फिर अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई ध्वनि अगर साउंड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, साउंड यहाँ से क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, यहाँ किसी खंभे से टकरा करके फिर से वापस आ जाएगी, अगर इसे क्या बोलेंगे, ध्वनि का परावर्तन। यहाँ से कोई स्रोत है, ठीक है, ये क्या है, कोई स्रोत है, यहाँ से हम क्या किए, ध्वनि उत्पन्न कर दिए, ये गई इस खंभे से टकरा करके फिर से वापस चली आई, तो इसे क्या कहेंगे, ध्वनि का परावर्तन। अगर आप किसी ध्वनि के परिवर्तन को सुनना चाहते हैं तो परावर्तन में और ध्वनि के स्रोत में कितना अंतर होना चाहिए, 1/10 सेकेंड। कितना, 1/10 सेकेंड। क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि के परिवर्तन के बाद श्रोता और उसके बीच में कितना अंतर होना चाहिए, 1/10 सेकेंड अंतर होना चाहिए। कोई दिक्कत है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रतिध्वनि। क्या, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है, जैसे अभी ध्वनि यहाँ से हम उत्पन्न किए, ठीक है, ये ध्वनि उत्पन्न किए, ये खंभे से टकरा कर अगर ये बार बार वापस आए, क्या करे, बार बार वापस आए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। इसको बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं, इको। जैसे आप इनार में बोलते हैं, जब इनार वगैरह में बोलेंगे तो क्या होता है, बार बार ध्वनि, आप हेलो बोलेंगे तो 3-4 हेलो 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 करके आएगा, समझ रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि, यानी कि इको। जब आप साउंड बॉक्स वगैरह में देखते होंगे, जब कहीं प्रोग्राम होता होगा तो वहीं पे क्या कहते हैं कि इको बहुत तेज है, इसको धीरा कीजिए। तो जब वो क्या होगा, ध्वनि बार बार टकरा करके वापस आएगी तो क्या होगा, प्रतिध्वनि उत्पन्न होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रतिध्वनि किस पे निर्भर करता है, तो किस पे, परावर्तन पे। कोई दिक्कत है। तो प्रतिध्वनि अगर कहीं से उत्पन्न हो रहा है, आप उसको सुनना चाहते हैं तो दोनों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, 17 मीटर का अंतर होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 16.6 मीटर का अंतर होना चाहिए। एग्जैक्ट पूछता है तो 16.6 मीटर, अगर ऐसे पूछता है तो 17 मीटर का अंतर होना चाहिए। अब तीसरा एक और टर्म आता है, देख लीजिए इसको भी, उसके बाद लिखिएगा। अनुरणन। क्या होता है, अनुरणन। इसका मतलब होता है रिवाइब्रेशन। रिवाइब्रेशन। अगर आप एक बार बोल दिए, क्या किए, एक बार बोल दिए, अब बार बार आपको सुनाई दे रहा है,
बोलकर आप चले गए, क्या होता है? जैसे कि आप कमरे में, किसी कमरे में बैठे हैं, किसी कमरे में बैठे हैं, आप यहाँ से आए, ये दरवाज़ा है मान लीजिए, एक कमरा अच्छा सही बना देते हैं, ठीक है, इसमें आप बैठे हुए हैं, क्या हुआ कि आप इसमें से बोल के फिर से बाहर निकल गए, और उसमें क्या हो रहा है, बार बार सुनाई दे रहा है आवाज़, उसी को क्या बोलते हैं? अनुरणन। ये भी परावर्तन के कारण ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब आप किसी बंद कमरे में आप एक बार बोल देते हैं और ध्वनि का बार बार परिवर्तन होकर के सुनाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। जब एक बार आप ध्वनि को बोल देंगे, आप बार बार सुनाई देगा, तो उसको क्या कहेंगे? अनुरणन कहते हैं। ये भी कौन सी घटना है? ध्वनि की परिवर्तन की ही घटना होती है। तो जब भी आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पूरा बंद कमरा होता है, फिर भी आपको क्या होता है? उसकी बार बार ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि जो सिनेमा हॉल का दीवार होता है ना, वो रुखरा होता है, या फिर कार्क लगाया जाता है, या फिर फोम लगा देते हैं उसके अंदर चारों तरफ, चाहे उस लकड़ी लगा देते हैं चारों तरफ। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अनुरणन हो रहा है वो न हो। तो अनुरणन को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? या तो कार्क लगा दीजिए, या फिर लकड़ी लगा दीजिए, या फिर दीवार जो है उसको चिकना मत बनाइए, खुरदरी छोड़ दीजिए। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अब पढ़ेंगे हम लोग कि व्यतिकरण किसे कहते हैं और ध्वनि का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहीं पे कि ध्वनि का अपवर्तन क्या है। ध्वनि का अपवर्तन, कोई दिक्कत है? जब इसमें परावर्तन में क्या कि जब ध्वनि जाती है और किसी स्रोत से टकरा करके फिर वापस चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, यानी कि हम लिखने लगेंगे तो टाइम लगेगा। जब इसमें कोई ध्वनि जाती है, ठीक है, इसमें ध्वनि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो टकरा कर वापस नहीं आती है, क्या होती है? थोड़ा सा विवर्तन होकर के, थोड़ा सा मुड़ करके दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि का अपवर्तन। जब एक माध्यम से क्या होती है? दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होती है? वापस उसी माध्यम में वापस नहीं आती, तो उसी माध्यम में क्या होती है? मुड़ जाती है। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे अब देखेंगे हम लोग ध्वनि का। अब देखते हैं ध्वनि का व्यतिकरण। क्या? व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब क्या होता है? जब समान आयाम तो समझ गए आप लोग, और समान आवृत्ति, जब किसी पिंड से समान आयाम और समान आवृत्ति निकलती है, जैसे कोई पिंड हो गया, ठीक है, इसमें से 2 ध्वनि निकालना है, कितना? 2 ध्वनि। तो ये मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है, एक साउंड यहाँ से निकाल रहे हैं, तो क्या होता है? जब किसी ध्वनि से, जब किसी स्रोत से आप 2 ध्वनि निकालते हैं, तो दोनों का क्या होता है? कहीं पे आयाम मैक्सिमम होता है, कहीं पे क्या होता है? मिनिमम हो जाता है। कहीं पे मैक्सिमम होता है, कहीं पे मिनिमम हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आयाम कितना है? यहाँ पे देखिए, वो यहीं पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है? मिनिमम हो जा रहा है। क्या होता है? मिनिमम मतलब होता है कम। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? अधिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अधिक हो जा रहा है। तो जहाँ पे अधिक होगा उसको क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण। यहाँ पे तेज सुनाई देगा, और जहाँ पे मिनिमम होता है उसको बोलते हैं विनाशी। क्या बोलते हैं? विनाशी कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। इसको बोलते हैं संपोषी। क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण। समझ रहे हैं? तो जहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा वहाँ ध्वनि तेज सुनाई देगी, और जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होगा ध्वनि सुनाई भी नहीं देगी, और सुनाई भी देगी तो बहुत धीरा सुनाई देगी। तो जब समान आवृत्ति और समान आयाम के 2 तरंगों को आपस में जब अध्यारोपित करते हैं, क्या करते हैं? आपस में अध्यारोपित करते हैं। अध्यारोपित मतलब होता है ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर। इसको लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं केवल, ठीक है। जब समान आवृत्ति और समान आयाम के 2 ध्वनियों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करते हैं, क्या करते हैं? अध्यारोपित करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो क्या होता है? कहीं पे आयाम मैक्सिमम होता है तो कहीं पे मिनिमम होता है, कहीं पे मैक्सिमम होता है, कहीं पे मिनिमम होता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम होता है उसे संपोषी कहते हैं, और जहाँ पे कम होता है उसे विनाशी कहते हैं। जहाँ पे कम होगा वहाँ ध्वनि खूब कम सुनाई देगी, और जहाँ पे अधिक होगा, संपोषी होगा, वहाँ पे ध्वनि तेज सुनाई देगी। एक होता है यहाँ पे ध्वनि का ध्रुवण होता है। क्या होता है? ध्रुवण। तो ध्रुवण का मतलब होता है जब भी किसी वस्तु को या जब भी किसी साउंड को एक ही दिशा में आप भेजेंगे तो उसको क्या होते हैं? ध्रुवण बोलते हैं। जब भी आप ध्वनि को एक ही दिशा में, ध्वनि को किस दिशा में? ध्वनि को एक ही दिशा में,
जब एक ही दिशा में भेजेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि का ध्रुवण कहते हैं। ये ध्वनि में संभव नहीं है। आप चाहेंगे कि यहाँ बोल रहे हैं और केवल आप ही को सुनाई दे, ऐसा संभव नहीं है। इनको भी सुनाई देगा, इनको भी सुनाई देगा, आप सभी को भी सुनाई देगा, ठीक है। तो ध्वनि का ध्रुवण संभव नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या ध्वनि में ध्रुवण संभव है, तो ध्वनि में ध्रुवण संभव नहीं है। तो ध्वनि में क्या है, ध्वनि में ध्रुवण जो है संभव नहीं है, संभव नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पूछेगा कि ध्वनि में ध्रुवण संभव है, तो नहीं है। ध्वनि का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रतिध्वनि क्या है, अनुरणन क्या है, समझ गए। अनुरणन क्या था, जब आप किसी कमरे में बोल कर चले आए, उसको बार बार सुनाई दे रहा है, किसके कारण, परिवर्तन के कारण, उसको क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। अपवर्तन क्या है, जब किसी ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो क्या होता है, ध्वनि का थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत। अब व्यतिकरण क्या है, समान आयाम और समान आवृत्ति की दो ध्वनियों को अगर दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, तो कहीं पे ध्वनि तेज सुनाई देगी जिसे संपोषी कहते हैं, कहीं पे धीरे सुनाई देगी जिसे कहते हैं विनाशी कहते हैं। तो जहाँ विनाशी होगा वहाँ ध्वनि बहुत ही कम या नहीं सुनाई देगी, इसको क्या कहते हैं, ध्वनि का व्यतिकरण। ध्रुवण क्या है, ध्वनि को जब एक ही दिशा में आप भेजेंगे तो ध्वनि ऐसे गुण उसके पास होता ही नहीं है, तो ध्वनि में ध्रुवण का गुण नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैक संख्या क्या होता है। क्या, मैक संख्या, ठीक है। मिल गया इसको। मैक संख्या क्या होता है देख लेते हैं। मैक संख्या पता है क्या है, जैसे कि जब आप क्या करेंगे, किसी विमान की चाल को, किसकी चाल को, विमान की चाल को, जब आप किसी विमान की चाल को जब ध्वनि की चाल से भाग देंगे, किसकी चाल से, ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से जब भाग देंगे तो इसी को क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक संख्या। समझ गए आप लोग इतना। जब आप ध्वनि की चाल में, विमान की चाल में जब ध्वनि की चाल से भाग देंगे तो उसी को क्या कहते हैं, मैक संख्या। देखिए अब ध्यान से यहाँ पे, अगर मैक संख्या का मान 1 से क्या हो, कम हो, इसको बोलते हैं सब सोनिक। क्या बोलते हैं, सब सोनिक, यानी कि उसको बोलते हैं पराध्वनिक, नहीं अध्वनिक। क्या बोलते हैं, अध्वनिक, अध्वनिक। कोई दिक्कत। अगर आप मैक संख्या अगर 1 के बराबर हो जाए, यानी कि अगर विमान की जो चाल है ध्वनि के चाल के बराबर हो जाए, विमान की चाल ध्वनि के चाल के बराबर हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है जी। जब आप विमान की चाल में ध्वनि की चाल से भाग देते हैं तो क्या होता है, अगर 1 का मान छोटा हो जाए, 1 का मान छोटा 1 से छोटा हो जाए तो क्या बोलते हैं, इसको सब सोनिक कहते हैं, यानी कि अध्वनिक कहते हैं। और जब 1 के बराबर ध्वनि का चाल कितना होता है, लमसम 332 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है। अगर 332 ध्वनि की चाल है, अब विमान की भाई चाल हो जाए 332, तो उसका क्या होता है, मैक संख्या 1 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, भाग देंगे तो इसको बोलते हैं सोनिक। क्या बोलते हैं, सोनिक। सोनिक मतलब होता है ध्वनिक। क्या होता है, ध्वनिक। अगर मैक संख्या का मान क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, किससे, 1 से बड़ा, आप 5 से कम, यहाँ 5 लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सुपर सोनिक। क्या बोलते हैं, सुपर सोनिक बोलते हैं, सुपर सोनिक, यानी कि पराध्वनिक। क्या बोलते हैं, पराध्वनिक बोलते हैं। वही जब मैक संख्या का मान क्या हो जाए, 5 से भी बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, 5 से भी बड़ा हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपर सोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपर सोनिक बोलते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, अति पराध्वनिक। कोई दिक्कत है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ध्वनि की चाल इस्पात में कितना होता है, लोहा में कितना होता है, पानी में कितना होता है, तो इसको इस स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए फटाफट, यहाँ देख लेते हैं इसको, कि जब भी कहीं पूछ दे अगर आपको कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो इसका एक ट्रिक है कि पहले देख लेते हैं एल्युमिनियम, तो एस कॉलर, क्या करना है, एस करना है, कैसे करना है, एस करना है, मैंने घूमना फिरना है खूब दबा के, तो ए से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और स से क्या हो जाएगा, स्टील। क्या हो जाएगा, स्टील, यानी क्या होता है, इस्पात। कोई दिक्कत है जी। और क से क्या हो जाएगा, क से कांच हो जाएगा। और ल से क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, पहले पूछता था कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, अब पूछता है सजाने के लिए दे देता है, ठीक है। तो देखिए एल्युमिनियम कितना होता है, 6420 होता है, क्लियर। इस्पात में कितना होता है, 5960 होता है, ठीक है। कांच में कितना होता है, कांच में
5620 होता है जी, 5640 होता है। और लोहा में होता है 5100 कितना होता है, 30 होता है। यहाँ तक दिक्कत है कोई नहीं। चलिए, एल्युमिनियम में होता है 6420, स्टील में होता है 5960, कांच में होता है 5640 और लोहा में होता है कितना 31 और 30। ये लाइन से सजाने को दे रहा है। बिहार पुलिस में अभी हाल ही फिलहाल में पूछा था कि स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 5960। कोई दिक्कत यहाँ तक। एस कॉलम यानी कि एल्युमिनियम, स्टील, फिर कांच, फिर लोहा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब पूछता है पानी में कितना होता है, तो पानी का 3 होता है। पानी में होता है कितना 1492, ठीक है। वही आसुत जल पूछता है, कौन सा जल, आसुत जल। आसुत जल का हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टल वाटर। जो पानी उन्हें हम लोग को चढ़ता है ना, तो यही आसुत जल ही होता है। इसमें होता है 1498, कितना होता है 1498। वही पूछ देगा समुद्री जल में कितना होता है, तो समुद्री जल में कितना होता है, इसमें होता है 1531, कहीं कहीं पे 1533 भी देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुरणन किसे कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। लोग ध्वनि का विवर्तन, ठीक है, यहाँ देख ले रहे हैं अगले स्लाइड में। ध्वनि का विवर्तन, विवर्तन पता है क्या होता है, जब आप कभी किसी बंद कमरे में, किसमें, बंद कमरे में, जब बंद कमरे में आप बात करते हैं, क्या करते हैं, आप बात करते हैं, फिर भी क्या होता है, बाहर वाला क्या करता है, सुन लेता है। इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। जब आप बंद कमरा है उसमें बात कर रहे हैं, फिर भी बाहर वाला सुन लेता है, उसको क्या बोलेंगे, ध्वनि का विवर्तन। तो क्या कहते हैं यहाँ में लोग कि दीवार के भी कान होते, दीवार के कान नहीं होते हैं, वहाँ ध्वनि का क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। समझ रहे हैं इतना। जब भी आप किसी बंद कमरे में बात कर रहे हैं तो ध्वनि क्या होती है, उसे मुड़ करके कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। आप कहते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं, बात क्या है, गलत है ना। वहाँ क्या हो रहा है, ध्वनि का विवर्तन हो रहा है। अब एक और टॉपिक पूछता है कभी कभी कि अनुनाद क्या है, अनुनाद क्या है, ठीक है, अनुनाद क्या है। इसी को और एक और इसका बात लिखा हुआ है कि अनुनाद कहते किसे हैं। इसमें क्या होता है अनुनाद कि इसके बाद से होता है अनुरोधित अनुनाद, यही ठीक है कि जब भी आप कभी भी कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसका भी अपना एक आवृत्ति होगा, इसका भी अपना एक आवृत्ति होगा, और जो व्यक्ति है उसका भी अपना अपना कुछ ना कुछ आवृत्ति होता है, ठीक है। तो जब इस वस्तु का आवृत्ति और जब इस व्यक्ति का आवृत्ति क्या हो जाए, दोनों का सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या हो जाएगा। उतना जरूरी नहीं है, इसका एग्जांपल ही बता दे रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे आप क्या होता है कि कभी भी जब सैनिक जब किसी पुल पर जाते हैं, सैनिक जब पुल पर जाते हैं तो क्या किया जाता है, उनको कहा जाता है कि कदम से कदम मिला के मत चलिए, क्योंकि जो सैनिक का कदम का ताल है और जो पुल का अपना एक वाइब्रेशन है, दोनों को जब सेम हो जाएगा तो पुल गिर जाएगी। तो किसके कारण होता है, अनुनाद के कारण। तो सैनिक को पुल पर कदम से कदम मिलाकर क्या किया जाता है, चलने से कदम मिलाकर चलने से मना किया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। या फिर जब तानसेन जो थे ना, तानसेन किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। जब ये गाना गाते थे ना तो क्या होता था, कांच टूट जाता था। क्या होता था, कांच टूट जाता था। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जो कांच का जो अपना अनुनाद है और जो वो सिंगिंग कर रहे गीत गा रहे थे उसका जो आवृत्ति है, दोनों सेम हो जाता है। जब सेम हो जाएगा तो टूट जाता था, ठीक है। तो समझ गए इतना। यही तो खत्म करते हैं ध्वनि का ये जो चैप्टर है। आप हम सोच रहे हैं कि पूरा वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक, और जरूर आपको किसी भी एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो उसमें फायदा होगा। जय हिंद।